सरकार का विरोध जनता नहीं करेगी तो कौन करेगी? आप बताओ मुझे, किसके पास है ये अधिकार? अगर मुझे सरकार की नीतियां अच्छी नहीं लग रही तो मैं विरोध कर रहा हूं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? मेरा अधिकार है सरकार की नीतियों का विरोध करना। आप मेरा अधिकार मुझसे नहीं छीन सकते। पर हाँ, आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आपसे गलती हुई है, पर कोई अपनी गलती को जल्दी से स्वीकार नहीं करता। नहीं करता कोई भी अपनी गलती को जल्दी से स्वीकार, और नेता तो कभी नहीं करते। नेता अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करते और फिर बात करते हैं कि हम राम के रास्ते पर चलते हैं, हम कृष्ण का अनुसरण करते हैं। इतने बड़े झूठे होते हैं नेता कि उनके मुंह से निकली हर बात झूठ के समान होती है। झूठ होता है, झूठ, सफेद झूठ। जनता जानती है फिर भी आंख मूंद लेती है, क्योंकि उसे धर्म की गोली खिला दी जाती है। अब हम चल रहे हैं समझने आज की क्लास में आपातकाल के संदर्भ में विवाद। आपातकाल के संदर्भ में क्या क्या विवाद हुए, जब आपातकाल हटा और उसकी जांच हुई तो किस प्रकार के विवाद सामने आए। हम चल रहे हैं उन विवादों को आज डिस्कस करने, बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखो, लास्ट क्लास को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना आप लास्ट क्लास को समझे इस क्लास को कभी नहीं समझ सकते। उसको समझना आपके लिए हद से ज्यादा जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं आपातकाल के संदर्भ में विवादों को, कि क्या है विवाद आपातकाल के संदर्भ में। आपातकाल भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण है। इसका एक कारण है आपातकाल की घोषणा की जरूरत को लेकर विभिन्न दृष्टिकोणों का होना। बहुत लोग मानते हैं कि जिन परिस्थितियों में भारत में आपातकाल लगाया गया वो परिस्थितियां आपातकाल के लिए कभी भी सही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो सामान्य परिस्थितियां हैं और एक लोकतंत्र में प्रोटेस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का सड़कों पर आना, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, कभी भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। और आप इसके लिए आपातकाल लगा दे तो ये सही कदापि नहीं है। जो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू करने के लिए जो कारण चुना है, उस कारण पे सबसे ज्यादा सवाल खड़ा किया गया है कि ये जो कारण इन्होंने चुना है, ये कारण बहुत ज्यादा गलत है। ये किसी भी तौर पर संवैधानिक तरीका नहीं है। हाँ, संविधान में बात स्पष्ट नहीं है कि किन परिस्थितियों में आपातकाल लगाया जा सकता है। आपने उन शब्दों का फायदा उठाकर इस परिस्थिति को वो परिस्थिति बना दिया जो मानी नहीं जा सकती। आगे सुनिएगा। दूसरा कारण यह है कि सरकार ने संविधान प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करके व्यवहारिक तौर पर लोकतांत्रिक कामकाज को ठप कर दिया था। आपातकाल के बाद शाह आयोग ने अपनी जांच में पाया कि इस अवधि में बहुत सारी अति हुई। अति मतलब बहुत सारे अत्याचार हुए। इसके अतिरिक्त भारत में लोकतंत्र पर अमल के लिहाज से आपातकाल से क्या क्या सबक सीखे जा सकते हैं, इस पर भी अलग अलग राय मिलती है। आइए इन पर एक एक करके नजर दौड़ाएं। ये हम जो चल रहे हैं अब डिस्कस करने, ये शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हम चल रहे हैं डिस्कस करने कि आपातकाल ने हमारे लोकतंत्र को क्या सबक सिखाया, हमारे लोकतंत्र के लिए क्या सबक है। इस आपातकाल ने हमें क्या बताया कि क्या नहीं करना अगर आपको अपने देश को लोकतांत्रिक रास्ते पर चलाना है। तो इस रिपोर्ट ने यह बताया कि कभी भी किसी भी नेता को इतना बड़ा नहीं बना देना कि वो आपके लोकतंत्र को भी लोकतंत्र को भी चबा जाए, फिर भी आप उसके गुण गाएं। कभी किसी भी नेता को इतना बड़ा नहीं बनने देना। ये एक बहुत बड़ी सीख थी हमारे लिए, क्योंकि इंदिरा गांधी को हमने 1971 के युद्ध के बाद बहुत बड़ा नेता बना दिया था, बहुत बड़ा नेता, मसीहा बना दिया था हमने भारत का उन्हें, जो कि सही नहीं था। सेना ने युद्ध जीता था, ना कि इंदिरा गांधी ने।
सेना के कौशल पर हम युद्ध जीते थे। मैं मानता हूं कि वो देश का नेतृत्व कर रही थी, उनका नीति निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सेना का बल था वो, ना कि इंदिरा गांधी का व्यक्तिगत बल। आज के समय पर भी हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सेना के बल पर चीजें की जाने वाली बल को हम नेता का बल ना समझें, क्योंकि नेता का योगदान नहीं होता, सैनिक मरते हैं ना कि नेता। तो सेना का वो योगदान है ना कि नेता का। हाँ, मैं मानता हूं नेता हौसला बढ़ाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो जीत सेना की होती है और सेना के नाम पर कभी वोट नहीं डालना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में वो सेना के नाम पर वोट मांगा जाता है और ये इस देश की जनता आंख मूंदकर वोट डालने चली जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है। सेना के नाम पर कभी वोट नहीं पड़ना चाहिए, जो कि 1971 के राज्यों के चुनाव में भी होता है, जो कि सही नहीं था। आपको सदैव पार्टी के काम के आधार पर वोट डालना चाहिए, ना कि सेना के कामकाज या केंद्र के कामकाज। राज्य में राज्य के स्तर पर, केंद्र में केंद्र के स्तर पर हमेशा ये होना चाहिए। चुनाव आयोग ने इन बातों को स्पष्ट किया। सुनना, क्या आपातकाल की जरूरत थी? इस प्रश्न को सुनो आप। क्या जिन परिस्थितियों में आपातकाल लगाया गया, क्या वो परिस्थितियां आपातकाल लागू करने के लिए सही थी? आप मुझे बताओ कि क्या सिर्फ आंदोलन को देखकर आप आपातकाल की घोषणा कर देंगी? कदापि नहीं। मैं तो नहीं मानता कि वो परिस्थितियां आपातकाल के लिए सही थी। वो कदापि आपातकाल के लिए सही परिस्थितियां नहीं थी, कदापि नहीं थी। क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अगर सड़कों पर उतर रही है, अपना विरोध प्रकट कर रही है, तो वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। लोकतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति का व्यक्त होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आंदोलन होने बहुत जरूरी है। सरकार की गलतियों को जनता अगर जाहिर कर रही है तो उसमें गलत क्या है? ये जनता का अधिकार है। अगर किसानों ने प्रोटेस्ट किया तो वो गलत नहीं किया उन्होंने। अगर उन्हें लगा कि उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं इन कानूनों में कमियां हैं तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन सरकार का उनके रास्ते में कीले ठोकना, बड़े बड़े बुलडोजरों के थ्रू बड़े बड़े चट्टाने रखवाना, मतलब स्लैब्स रखवाना, सड़कों पर दीवार बनवाना, ये कदापि सही नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए एक संकट का विषय है। देखो, सत्ता में जो रहेगा वो अपनी नीतियों को कभी गलत नहीं कहेगा, वो अपनी हर नीति को सही कहेगा। लेकिन सच में जो वास्तविक रूप में जमीन पर है उन्हें पता है कि उसका क्या फर्क पड़ेगा। जैसे हिट एंड रन केस का जो कानून था, सरकार ने वापस लिया, बोला इसको होल्ड करेंगे हम, इसको नहीं लागू करेंगे हम। क्यों कहा आपने? क्योंकि उस नीति में कहीं ना कहीं कमी है और आपने बिना संसद में डिस्कस किए वो बिल पास किया है, क्योंकि विपक्ष था ही नहीं। विपक्ष को तो आपने लात मार के बाहर कर दिया था। आपने विपक्ष को तो लात मार के बाहर कर दिया था। आपने आधे भारत का प्रतिनिधित्व ही खत्म कर दिया था। 70% भारत का आपने प्रतिनिधित्व खत्म करके 30% भारत के अनुसार आप शासन चला रहे हैं। तो क्या ये सही है? कदापि सही नहीं है। लेकिन ये हो रहा है क्यों? क्योंकि उनके पास बहुमत है, भारत की चुनाव प्रणाली ऐसी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ में आई बात? ये सारी चीजें आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो जिन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की वो कदापि आपातकाल के लिए सही परिस्थितियां नहीं थी। हाँ, हमारे संविधान में शब्दों के उस कंच के कारण, कोट के कारण आप वो करने में कामयाब रही, क्योंकि परिस्थितियां स्पष्ट रूप से लिखी नहीं गई थी। आगे सुनिए, ये अंदरूनी गड़बड़ी जो शब्द था ये स्पष्ट नहीं था। अब इसको बदलकर हथियार कर दिया गया है कि आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब हथियार उठाकर जनता विद्रोह करे, हथियारों के साथ विद्रोह करे। सड़कों पर शांतिपूर्ण खड़ी होकर विद्रोह करे तो वो गलत नहीं है। आप उन परिस्थितियों में आपातकाल नहीं लगा सकते। सुनना,
आपातकाल की घोषणा के कारण का उल्लेख करते हुए संविधान में बड़े सादे ढंग से अंदरूनी गड़बड़ी जैसे शब्द का व्यवहार किया गया था। 1975 में पहले कभी भी अंदरूनी गड़बड़ी को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। हम पढ़ चुके हैं कि देश के कई हिस्सों में विरोध आंदोलन चल रहे थे। क्या इसे आपातकाल लागू करने का पर्याप्त कारण माना जा सकता है? आप बताओ मेहुल, क्या आप देश में चल रहे आंदोलनों को अंदरूनी गड़बड़ी मानेंगे या इसे जनता की अभिव्यक्ति मानेंगे? क्या मानेंगे आप इसे? जनता की अभिव्यक्ति मानेंगे। जनता सरकार के कामों से खुश नहीं है तो सरकार के कामों के खिलाफ विद्रोह कर रही है, मतलब आवाज उठा रही है। इसे आप गड़बड़ी नहीं मान सकते लोकतांत्रिक रूप में। ये तो लोकतांत्रिक तरीका है ना भाई, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। आप सब जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने इस आंदोलन को 2 शर्तों पर ज्वाइन किया था। पहली शर्त क्या थी उनकी कि ये आंदोलन अहिंसक होगा, हिंसा का इसमें कहीं से भी योगदान नहीं आने वाला, गांधी के रास्ते पर चलना है। और दूसरी शर्त क्या थी? ये भारत राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनना चाहिए। तो अब आप बताओ, क्या उन्होंने गलत किया? कदापि नहीं। फिर भी इंदिरा गांधी ने, मैंने बताया ना, तात्कालिक कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया वो फैसला है जिसने इंदिरा गांधी को उनकी सत्ता पर एक काला सा धब्बा लगता हुआ दिखा। उस काले से धब्बे को मिटाने के लिए, छुपाने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा काला धब्बा उसके ऊपर रख दिया। समझ में आई बात? आगे सुनो। क्या इसे आपातकाल लागू करने का पर्याप्त कारण माना जा सकता है? सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र और इसके अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दें। सरकार का मानना था कि बार बार का धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये सरकार का ये कहना सरासर गलत है। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है आपकी गलतियां उजागर करना। आप गलतियां मत करिए, वो उजागर करना छोड़ देगा। आप गलतियां क्यों कर रहे हैं भाई? उन्हें भी तो सत्ता में आना है ना। अगर वो आपकी गलतियां जनता को बताएंगे नहीं तो जनता उन्हें क्यों मौका देगी? फिर तो लोकतांत्रिक ही नहीं रहेगा। समझ में आई बात? अब आप मुझे बताओ, आप मेरी गलतियां नहीं बताओगे तो आपको जनता पसंद करेगी? क्यों पसंद करेगी? आप, क्योंकि आप मेरे कामों में गलतियां निकाल रहे हैं और जो आप मैं सही नहीं कर रहा हूं उनको आप जनता के सामने हाईलाइट कर रहे हैं। तभी तो जनता अगली बार आपको चुनेगी ना। जब मैं आपकी गलतियां ही नहीं बताऊंगा जनता को तो जनता फिर आपको कैसे समझ पाएगी? तो विपक्ष का तो काम है आपकी गलतियां निकालना। आप ये कह रही हैं कि विपक्ष सरकार के काम काज में हस्तक्षेप कर रही है, बार बार धरना प्रदर्शन कर रही है। ये कदापि सही शब्द नहीं है। इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये कहना कदापि सही नहीं था। मैं इसे सही नहीं मानता। इस धरना प्रदर्शन लोकतंत्र की पहचान है और लोकतंत्र की पहचान पर रोक लगाना कदापि सही नहीं है, कदापि सही नहीं है। आज की सरकार को भी इस चीज के बारे में समझना चाहिए। जो उन्होंने किसानों के सामने बड़े बड़े बैरिक्स लगवा दिए कि नहीं, इससे आगे नहीं जाना। 2.5 साल वो बैठे रहे। 2.5 साल बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब का चुनाव आया, तब सरकार को याद आया कि किसान बिल है वो गलत है। उससे पहले याद नहीं आया। तो ये तरीका कदापि सही नहीं है। आगे सुनिए। इंदिरा गांधी के समर्थक यह भी मानते थे कि लोकतंत्र में सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता। इससे अस्थिरता पैदा होती है, प्रशासन का ध्यान विकास के कामों से भंग हो जाता है, सारी ताकत कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को चिट्ठी में लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगे डाल रही थी और मुझे गैर संवैधानिक साधनों के बूते सत्ता से बेदखल करना चाहती थी। जो इनका ये तर्क है ये कदापि सही नहीं है, कदापि सही नहीं है।
अब आप मुझे बताओ, अदालत का काम क्या है? संविधान की रक्षा करना। तो जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ गलती पाई होगी तभी तो इनके निर्वाचन को रद्द किया गया ना। आप सब जानते हो कि इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द करना कोई छोटी बात नहीं है, कोई हंसी ठट्ठा नहीं है कि कोई भी ऐसे आ गया और अदालत ने कह दिया नहीं इनका निर्वाचन रद्द होना चाहिए। ऐसे नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री हैं आप, आपके निर्वाचन को तभी रद्द किया गया होगा जब कोई पुख्ता सबूत मिला होगा उन्हें, कोई पुख्ता सबूत कि हाँ आपने धांधली की है 1971 के लोकसभा चुनाव में अपने आप को जितवाने के लिए अपने चुनाव क्षेत्र में। तब जाकर आपकी सदस्यता रद्द की गई ना, तब जाकर आपकी सदस्यता पर रोक लगाई गई। ऐसे थोड़ी ना लगा दिया होगा किसी ने भी। सर्वोच्च न्यायालय को भी अपना ख्याल है, उसे पता है कि संविधान का उसको कैसी रक्षा करनी है। ऐसे नहीं है वो वहां बैठा व्यक्ति ऐसे ही नहीं बैठ गया है, उसने भी कानून की अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, वो भी जानता है वो किसके खिलाफ फैसला दे रहा है। आपका ये कहना कदापि स्वीकार्य नहीं था। हाँ, आपको अपनी सत्ता के ऊपर एक काला धब्बा लगता हुआ दिखा, उस चीज को आप बर्दाश्त नहीं कर पाई जिस कारण से आपने आपातकाल ठोक दिया भारत पर। ये सच है तो सच है, सच बदले नहीं जाते। इतिहास एक ऐसी चीज है जो कभी बदली नहीं जा सकती, चाहे आप कितना भी छुपाओ, इतिहास सदैव वैसा बना रहता है। भारत को गुलाम बनाने में भारत के लोगों ने साथ दिया है तो दिया है, ये बदला नहीं जा सकता। जब तक घर का भेदी नहीं निकलेगा तब तक घर को लूटा नहीं जा सकता, नहीं लूटा जा सकता। किसकी बाहरे वाले को कहां पता है कि कहां घर में धन रखा है? घर वाले को ही तो पता है ना कि घर में धन कहां रखा है। अगर बाहरी आएगा तो वो अच्छे से तोड़ फोड़ करेगा, और अगर आप घर में हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। समझ में आई बात? कुछ अन्य दलों मसलन सीपीआई, इसने आपातकाल के दौरान कांग्रेस को समर्थन देना जारी रखा था। का विश्वास था कि भारत की एकता के लिए विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय साजिश की जा रही है। सीपीआई का मानना था कि ऐसी सूरत में विरोध पर एक हद तक प्रतिबंध लगाना उचित है। सीपीआई का मानना था कि जेपी ने जिस जन आंदोलन की अगुवाई की वह मुख्यतः मध्य वर्ग का आंदोलन था, और यह मध्य वर्ग कांग्रेस की परिवर्तनकामी नीतियों के विरोध में था। आपातकाल के बाद सीपीआई ने महसूस किया कि उसका मूल्यांकन गलत था और आपातकाल का समर्थन करना एक गलती थी। बाद में सीपीआई ने भी यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने गलती कर दी, आपातकाल का उन्हें समर्थन नहीं करना चाहिए, आपातकाल का समर्थन उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो इस बात को समझ गए। समझ क्यों गए? जनता ने समझा दिया कि आप हम पर प्रतिबंध लगाएंगे और हम आपको छोड़ देंगे, आपकी औकात हमसे है, हम आपसे नहीं है। नेताओं को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम उनके मालिक हैं, वो हमारे मालिक नहीं है। पर हमारे देश की जनता इतनी मूर्ख है कि कहने की कोई बात नहीं, नेताजी को ही मालिक मान लेती है। नेताजी हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं है। इस बात को मत भूला करो। इस देश की जनता इस देश की मालिक है, इस देश की जनता इस देश की मालिक है, क्योंकि ये देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, ना कि एक राजशाही व्यवस्था से कि राजा ही सब कुछ है ना। यहां पर राजा वो है जिसे जनता चाहेगी, वो बनेगा इस देश का राजा, अर्थात इस देश का सेवक। मालिक नहीं बनेगा वो। मोदी जी मालिक नहीं है, सेवक है। सेवक, सेवक को सेवक की तरह रखिए, मालिक मत बनाइए, मालिक मत बनाइए। समझ में आई बात? आगे सुनिए। दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि सुनना, इनके भी तर्क सुनना, बहुत अच्छी बात है, सुनना चाहिए। तर्क था कि आजादी के आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन का एक सिलसिला रहा है। जेपी सहित विपक्ष के अन्य नेताओं का ख्याल था कि लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए। सही बात है, होना चाहिए। सरकार का विरोध जनता नहीं करेगी तो कौन करेगी? आप बताओ मुझे, किसके पास है ये अधिकार?
अगर मुझे सरकार की नीतियां अच्छी नहीं लग रही तो मैं विरोध कर रहा हूं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? मेरा अधिकार है सरकार की नीतियों का विरोध करना। आप मेरा अधिकार मुझसे नहीं छीन सकते। पर हाँ, आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आपसे गलती हुई है, पर कोई अपनी गलती को जल्दी से स्वीकार नहीं करता। नहीं करता कोई भी अपनी गलती को जल्दी से स्वीकार, और नेता तो कभी नहीं करते। नेता अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करते और फिर बात करते हैं कि हम राम के रास्ते पर चलते हैं, हम कृष्ण का अनुसरण करते हैं। इतने बड़े झूठे होते हैं नेता कि उनके मुंह से निकली हर बात झूठ के समान होती है। झूठ होता है, झूठ, सफेद झूठ। जनता जानती है फिर भी आंख मूंद लेती है, क्योंकि उसे धर्म की गोली खिला दी जाती है। समझ गई बात? आगे सुनो। बिहार और गुजरात में चले विरोध आंदोलन ज्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन पर कभी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का मुकदमा नहीं चला। अधिकतर बंदियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। देश के अंदरूनी मामलों की देखरेख का जिम्मा गृह मंत्रालय का होता है। गृह मंत्रालय ने भी कानून व्यवस्था की बाबत कोई चिंता नहीं जताई थी। अगर कुछ आंदोलन अपनी हद से बाहर जा रहे थे तो सरकार के पास अपनी रोजमर्रा की अमल में आने वाली इतनी शक्तियां थी कि वह ऐसे आंदोलनों को हद में ला सकती थी। लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली को ठप करके आपातकाल लागू करने जैसे अतिचारी कदम उठाने की जरूरत कतई न थी। दरअसल खतरा देश की एकता, अंडरलाइन करना इस कोट को, दरअसल खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं बल्कि शासक दल और स्वयं प्रधानमंत्री को था। आलोचक कहते हैं कि देश को बचाने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने निजी ताकत को बचाने के लिए किया, जो कि सही है। मैं इस चीज को सही मानता हूं कि इंदिरा गांधी जी से गलती हुई है। मैं मानता हूं वो बहुत बड़ी नेता है, बहुत बड़ी, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। इंसान सब है, सत्ता का लालच सब में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज को स्वीकारना बहुत जरूरी है कि आपने सत्ता के मोह में आपने भारत को एक काला अध्याय बना दिया, एक काले अध्याय में लपेट दिया, और जिसका नाम है आपातकाल। समझ में बात? जिसका नाम है आपातकाल। ये मानिए आप, आपसे गलती हुई है। आगे सुनिएगा, आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या घटा आपातकाल के दौरान, ये भी जान लेते हैं। देखो, ये सारी चीजें पढ़ लेना जो बक्सों में है, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, इन सब चीजों से भी आ जाता है कभी कभी पेपर में। ये शाह आयोग की जांच, ये सारी चीजें पढ़ लेना पेपर के लिए, ठीक है। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ सुनो। आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन भी अपने आप में विवाद का एक मुद्दा रहा है। क्या सरकार ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया? क्या इस दौरान सत्ता का दुरुपयोग हुआ और उसके भूते जातियां की गई? जी हाँ, सब कुछ हुआ। सत्ता का दुरुपयोग भी हुआ और सत्ता के द्वारा जातियां भी की गई, जैसे कि जबरन नसबंदी। जबरन नसबंदी, समझ में? नसबंदी जानते हो? हाँ भैया। मैं नहीं जानते। आपको आपकी जनरेशन को आगे बढ़ाने से रोक दिया जाना, और वो भी जबरदस्ती। किसके लिए? जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर। कि देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इसीलिए लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई। जबरदस्ती। ये आजकल कुत्तों की करा रहे हैं। हाँ, कुत्तों की भी कराई जा रही है। सरकार ने कहा कि वह आपातकाल के जरिए कानून व्यवस्था को बहाल करना चाहती थी, कार्य कुशलता बढ़ाना चाहती थी और गरीबों के हित के कार्यक्रम लागू करना चाहती थी। इस उद्देश्य से सरकार ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की और इसे लागू करने का अपना दृढ़ संकल्प दोहराया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में क्या क्या थे सुनना, अंडरलाइन करना। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेतीहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार,
प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति आदि मसले शामिल थे। आपातकाल की घोषणा के बाद शुरुआती महीनों में मध्य वर्ग इस बात से बड़ा खुश था कि विरोध आंदोलन समाप्त हो गया और सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासन लागू हुआ। गरीब और ग्रामीण जनता को भी उम्मीद थी कि सरकार जिन कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के वायदे कर रही है उन्हें अब कारगर तरीके से लागू किया जाएगा। समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग अपेक्षाएं थी और इस कारण आपातकाल को लेकर उनके दृष्टिकोण भी अलग अलग थे। देखो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग दृष्टिकोण होती है। कोई मोदी जी को भगवान मानता है, कोई मोदी जी को शैतान मानता है। ये दृष्टिकोण का फर्क है। तो वैसे ही आपातकाल को लेकर भी कुछ लोगों के मन में अभिलाषाएं थी कि सरकार इस दौरान अच्छे से काम करेगी। शुरू में हुआ भी ऐसे, आपातकाल का पहली बार लगा था तो सरकारी अफसर भी डरे हुए थे। सरकारी अफसर भी डरे हुए थे कि उनकी नौकरी कब चट हो जाए कोई पता नहीं। लेकिन 6 महीने 7 महीने के बाद उन्हें भी पता चल गया बस ये भी ऐसी है। तो ऐसे ही फिर हो गया। शुरू में तो सब सही लगा, सब एकदम लग रहा था कि सरकार अब तेजी से काम करेगी। विपक्ष नहीं है तो अब कानून इतने तेजी से लागू होंगे कि कोई कहने की बात ही नहीं, कोई कहने की बात नहीं। लेकिन होता कुछ भी ऐसा नहीं। अत्याचार जरूर होते हैं, सरकारी कर्मचारी दबा के घूसखोरी करते हैं, किसी को भी उठा लाते हैं आपातकाल के नाम पे, चल तुझे। और जेल से छूटने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे दो तो छोड़ेंगे, नहीं दोगे तो नहीं छोड़ेंगे। जो करना है कर लो। अदालत जा नहीं सकते, अदालत जा नहीं सकते तो पहले घूस दो फिर छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। जो करना है कर लो, क्योंकि अब आपके पास कोई अधिकार तो है ही नहीं। समझ में आई बात? आपातकाल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि सरकार के ज्यादातर वायदे पूरे नहीं हुए। आलोचकों का कहना है कि सरकार अपने वायदों की ओर लेकर जातियों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती थी। आलोचकों ने निवारक नजरबंदी के बड़े पैमाने के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। हम पढ़ चुके हैं कि आपातकाल के दौरान अनेक मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल कुल 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। शाह आयोग का आकलन था कि निवारक नजरबंदी के कानूनों के तहत लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर कई तरह की पाबंदी लगाई गई, इसमें कई पाबंदियां गैर कानूनी थी। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली बिजली आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से 26 जून 1975, अंडरलाइन करना, 26 जून 1975 की रात 2 बजे मौखिक आदेश मिला कि अभी अखबारों की बिजली आपूर्ति काट दी जाए। अखबारों को बिजली आपूर्ति 2-3 दिन बाद फिर बहाल की गई, लेकिन तब तक सेंसरशिप का पूरा ढांचा खड़ा किया जा चुका था। तो इस प्रकार से आपातकाल को भारत की जनता पर लाद दिया गया। आपातकाल के दौरान हद से ज्यादा जातियां हुई, जिसमें यह है रंजन की पुलिस हिरासत में मौत। इस पे सरकार ने फिर कोई जवाबदेही नहीं दी है, कोई जवाबदेही नहीं। कुछ भी हो जाए कोई जवाबदेही नहीं थी। कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। आपातकाल जिसको मारना है मार डालो, जिसको रखना है रख लो। आपने देखा 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। किसके अंतर्गत? निवारक नजरबंदी के अंतर्गत। समझ में आई बात? इसके अलावा कुछ और भी गंभीर आरोप ऐसे लोगों को लेकर लगे थे जो किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, जिनमें से इंदिरा गांधी के छोटे सुपुत्र संजय गांधी जी थे। संजय गांधी जी पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने जबरन लोगों की नसबंदी कराई और वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थे और ना ही वो पार्टी के किसी पद पर थे। सिर्फ वो क्या थे? इंदिरा गांधी के सुपुत्र थे। सिर्फ इसलिए उन्होंने दबा के काम किए, दबा के, जिसे कहते हैं ना अत्याचार ढाना, दबा के अत्याचार ढाया जनता। सुनना ध्यान से। इसके अलावा कुछ और गंभीर, ये पढ़नी है ना,
लेकिन सरकारी ताकत का इन लोगों ने इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री के छोटे बेटे संजय गांधी उस वक्त किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, फिर भी प्रशासन पर उनका असर था और आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सरकारी कामकाज में दखल दिया। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा जबरन नसबंदी कराने की मुहिम में उनकी भूमिका को लेकर बड़े विवाद उठे। समझ रहे हो आप? राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और प्रेस पर लगी पाबंदी के अतिरिक्त आपातकाल का बुरा असर आम लोगों को भी भुगतना पड़ा। आपातकाल के दौरान पुलिस हिरासत में मौत और यातना की घटनाएं घटी। गरीब लोगों को मनमाने ढंग से एक जगह से उजाड़ कर दूसरी जगह बसाने की भी घटनाएं हुई। जनसंख्या नियंत्रण के अति उत्साह में लोगों को अनिवार्य रूप से नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। इन उदाहरणों से समझा जा सकता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ठप पड़ने पर लोगों पर क्या गुजरी है। समझ में आ गई बात? तो क्या हुआ लोकतंत्र के ठप हो जाने से, ये आपने समझ लिया किस प्रकार से उन पर जातियां। अब आपातकाल से हमने क्या सबक सीखा? सबक भी जानना बहुत जरूरी है। सबक को समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सबक नहीं समझेंगे तो हम फिर वही गलतियां दोहराते रहेंगे। और इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है जिससे कि हम वो गलतियां ना दोहराएं। सुनना बहुत ध्यान से। आपातकाल से एक बारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई। इस आपातकाल ने बता दिया कि भारत के लोकतंत्र में किस प्रकार की कमजोरियां और क्या ताकत है। दोनों चीजों का इसने हमारे सामने शीशे की तरह साफ कर दिया कि भारत के लोकतंत्र में किस प्रकार की मजबूतियां और क्या कमजोरियां हैं। आगे सुनो। हालांकि बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आया। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। दूसरे, आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए, जिसे बाद में सुधार लिया गया। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। तो अब जो आपातकाल लगेगा तो वो किस परिस्थिति में लगेगा? अंदरूनी, जब जनता शस्त्र के साथ विद्रोह कर दे सरकार के खिलाफ। शस्त्र मतलब बंदूकों के साथ, हथियार के साथ जब विद्रोह करे सरकार के खिलाफ, तभी अंदरूनी आपातकाल अब देश में लगाया जा सकता है। अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल कदापि नहीं। अब सिर्फ आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब जनता शस्त्र के साथ सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दे। ठीक है, इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दे। मंत्रिमंडल लिखित में राष्ट्रपति को यह सलाह दे, फिर राष्ट्रपति को सही लगे तो वो अप्रूव करे, ना सही लगे तो वो डिसअप्रूव कर सकते हैं। वैसे डिसअप्रूव तो होता नहीं है कुछ भी, ठीक। फिर भी तीसरी, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हो गया। फिर से जनता को पता चल गया कि जो उनको मौलिक अधिकार मिले उनका क्या अर्थ है। अगर ये मौलिक अधिकार उनसे छिन जाएंगे तो उनकी स्थिति कैसे हो जाए। जैसे धोबी का कुत्ता होता है ना, जैसे वैसी स्थिति हो जाएगी, ना घाट का ना घर का। समझ में आई बात? वही वाली स्थिति हो जाएगी भारत की जनता की। अगर उनके अधिकार उनसे छीन लिए जाए तो, उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे तो उनकी स्थिति कुछ वैसी ही हो जाएगी। समझ में आई बात? आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। इसे महसूस करके अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन वजूद में आए। समझ में आई बात? फिर आपातकाल के दौरान जो अदालत से गलतियां हुई, अदालत ने भी अपनी गलतियां स्वीकार की कि हम आपातकाल के दौरान आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए।
फिर अदालत ने भी ये माना कि हमारा कर्तव्य है कि हम आपके अधिकारों की रक्षा करें, और फिर अदालत ने नागरिक अधिकारों के खिलाफ नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई, जिसे हम PIL के नाम से जानते, पब्लिक लिटिगेशन, समझे? PIL, समझ में आई बात? तो इस तरह से बहरहाल आपातकाल के संकटपूर्ण वर्षों ने कई ऐसे सवाल छोड़े हैं जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और विभिन्न दलों और समूहों के निरंतर जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनती है। ऐसे में दोनों के बीच एक सदा हुआ संतुलन क्या हो सकता है? क्या नागरिकों को विरोध की कार्रवाई में शामिल होने की पूरी आजादी होनी चाहिए, अथवा उन्हें इसका कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए? ऐसे विरोध की सीमा क्या मानी जाए? मैं तो मानता हूं भाई, जनता को अधिकार मिलने चाहिए सरकार के खिलाफ बोलने का, क्योंकि लोकतंत्र में अगर जनता को अपने अधिकारों की रक्षा करने, अपने सरकार के द्वारा किए जाने वाले काम काजों का विरोध करने का अधिकार नहीं होगा, तो अपने आप में लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। वो एक प्रकार की तानाशाही होगी, जो कि कहने के लिए सिर्फ लोकतंत्र होगा और वास्तविक रूप से एक तानाशाही वाला माहौल बन जाएगा। सबको अधिकार होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब ही यही है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो सरकार के खिलाफ जनता उठकर सामने आए सड़कों पर और सरकार का विरोध करे। यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र का असली मतलब ही यही है। समझ में आई बात? आगे सुनिए। दूसरे, आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ। ये संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाई। इन्हें शासक दल ने अपने राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे। यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं, कभी भी नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि उनकी नौकरी उनके हाथ में है भाई, नेताओं के हाथ में। पुलिस और प्रशासन नेताओं के हाथ की कठपुतली है। वो जैसा चाहते हैं वैसा चलाते हैं और हमेशा चलाते हैं। आज भी चला रहे हैं, कुछ बदला नहीं है। पुलिस प्रशासन बदला नहीं है। दोनों राजनेताओं के हाथ की कठपुतली है। अपनी नौकरी के लिए वो भी मजबूर है, वो भी उनके हिसाब से चलने के लिए मजबूर है। उनकी भी बेचारों की क्या गलती भाई? नौकरी छीन जाएगी अगर नेता के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो। ये सारी चीजें हैं। आप समझ जाइए कि आपातकाल ने आपको क्या सीख दी। आपातकाल ने आपको बताया है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, सदैव सचेत रहें, क्योंकि ये जो नेता है ये अपनी सत्ता के लिए आपके अधिकारों को भी नोच खा सकते हैं, अपनी सत्ता के लिए। तो आज के लिए बस इतना है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद,